नमस्कार साथियों, मैं रूपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर फंडामेंटल एनालिसिस की मास्टर क्लास सीरीज में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का प्यार, सपोर्ट और कमेंट देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है और इसलिए मैंने इस पूरी सीरीज को बिल्कुल इजी एग्जाम्पल बेस्ड और बिगनर फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के पुराने वीडियोज देख चुके हैं तो आप जानते ही हैं कि हमने पार्ट 1 में बेसिक फाउंडेशन क्लियर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कंपनी के बेसिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और साथ ही पार्ट 2 में हमने बहुत ही गहराई में जाकर कंपनी के बिजनेस को समझा था, इंडस्ट्री एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और मोड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ ही हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीई रेशो, आरओई, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट असेट्स, लायबिलिटी जैसे कोर कॉन्सेप्ट का बहुत ही डीपली एनालिसिस किया था। साथ ही पार्ट 3 में हमने इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को सिंपल एग्जांपल के साथ डिकोड किया था, जैसे पीईजी रेशो क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है, और भी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्ट्रक्चर को हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से उसको समझा था। और आज हम आ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट 4 पर, जो इस पूरी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल सेक्शन होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे फाइनेंशियल टूल को समझेंगे जिनके बिना आप किसी भी कंपनी को इवेल्युएट कर ही नहीं सकते। नंबर 1 आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसको बोलते हैं P/B रेशो। ये वैल्यू जो होता है बताता है कि कंपनी के रियल नेटवर्थ के कंपैरिजन में मार्केट उसको कितना वैल्यू दे रहा है। दूसरा आता है आपका EBITDA एंड EV/EBITDA रेशो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस पार्ट 3 में प्राइस टू बुक वैल्यू और EBITDA और EV/EBITDA रेशो को हम डिटेल के साथ समझेंगे, तो उसी को आज इस कंटिन्यू करेंगे और साथ में ही इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, जिसे PB रेशो बोलते हैं, कंपनी की रियल नेटवर्थ के कंपैरिजन में मार्केट उसको कितना वैल्यू दे रहा है यह इंडिकेशन देता है। इसको अभी हम आगे चल के और डिटेल में बात करने वाले हैं। और EBITDA एंड EV/EBITDA रेशोज कंपनी का एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और मार्केट उसको कितना महंगा या सस्ता वैल्यू दे रहा है यह कैलकुलेट करके हमको बताता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमको यह बताता है कि कंपनी के पास रियल कैश आता कितना है और जाता कितना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हमारे प्रीवियस जो हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू उसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जिसे बिल्कुल भी अकाउंटिंग या फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो भी इन्वेस्टर की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीख जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 4। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की असली नेटवर्थ। जी हाँ, किसी भी कंपनी की असली नेटवर्थ, जिसमें असेट्स को लायबिलिटीज में से माइनस कर दिया जाता है, वह आपकी बनती है बुक वैल्यू। जैसे जितनी कंपनी की टोटल प्रॉपर्टी जैसे मशीन्स, कैश, फर्नीचर्स वगैरह, इन सब की जो वैल्यू होती है उनको जब हम उनकी लायबिलिटी जैसे जितना कंपनी ने लोन लिया होता है इनसे जब माइनस कर देते हैं तब हमारी बुक वैल्यू बन जाती है। जैसे सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनी बंद हो जाए तो सब असेट बेचकर लेंडर को पैसा देने के बाद शेयर होल्डर के पास जो पैसा बचता है वही आपकी बुक वैल्यू होती है। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक चाय की कॉर्नर या चाय की शॉप है, थोड़ी सी बड़ी शॉप है, जिसमें आपके पास चाय स्टॉल की टेबल्स, काउंटर्स, इसकी वैल्यू मान के चलते हैं कि 50,000 रुपये होगी। यूटेंशियल्स, जो भी चाय की दुकान के जो भी बर्तन होंगे, गैस स्टोव, ये इन सब की वैल्यू मान कर चल रहा है कि 20,000 रुपये होगी। कैश इन हैंड, मतलब आपके पास जो कैश इन हैंड है वह उसकी वैल्यू मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये है। और इन्वेंट्री में जो आपके स्टॉक में जो रखा हुआ है सामान, जैसे चाय की पत्ती, दूध, शक्कर, इसकी जो वैल्यू मान के चलते हैं कि 20,000 रुपये है। तो हमारे अब टोटल असेट्स कितने हो गए हैं? 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू आ रही है 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए हमारे क्या हो गए?
असेट्स हो गए हैं। जो हमारी चाय की शॉप है उस शॉप के जो टोटल असेट्स हैं उनकी वैल्यू हमारी 1 लाख रुपए हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी चाय की शॉप की लायबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि मैंने इस पर कोई लोन ले रखा हो तो उसकी स्टॉल की सेटअप लोन जो मान के चलते हैं कि वो 30,000 रुपये का लोन चल रहा है, तो उसकी लायबिलिटीज़ जो है 30,000 रुपये है। अब बुक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था, किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू यदि हमको निकालना है तो उसकी टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू निकल जाती है। बस उसी सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पर अपनी चाय की शॉप की बुक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे टोटल असेट्स क्या हैं चाय की शॉप के 1 लाख रुपये, और उसमें से हमने टोटल लायबिलिटीज़ हमारी कितनी हो गई 30,000 रुपये, क्योंकि मैंने लोन जो ले रखा है वो 30,000 रुपये का है। तो 1 लाख में से जब 30,000 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगी 70,000 रुपये। तो ये 70,000 रुपये वैल्यू मेरी बुक वैल्यू बनेगी। किसकी बुक वैल्यू? मेरी चाय की शॉप की बुक वैल्यू बनेगी 70,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि अगर आज शॉप बंद हो जाए तो सब कुछ बेचने के बाद ओनर को असली हिस्सा 70,000 रुपये मिलेगा। मतलब अगर आज शॉप बंद हो जाए तो सब कुछ बेचने के बाद ओनर का असली हिस्सा जो बचेगा वो बचेगा 70,000 रुपये। यह आपकी बुक वैल्यू कहलाती है। अब बात करते हैं कि कंपनी में बुक वैल्यू कैसे होती है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो मैंने अपनी चाय की शॉप का एग्जांपल लेके बताया था। अब हम बात करेंगे कि कंपनी में बुक वैल्यू कैसे होती है। जैसे मेरी चाय के स्टॉल के असेट्स और लायबिलिटी थे, ऐसे ही कंपनी के भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। अब कंपनी के एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? कंपनी के एसेट्स हो सकते हैं जैसे उसके पास जो कैश अवेलेबल है, फैक्ट्री है, मशीन्स हैं, इन्वेंट्री है, और उसकी बिल्डिंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, ये सारे कंपनी के एसेट्स कहलाएंगे। अब कंपनीज की लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है? जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर का पैसा, डेट्स, ये सारे कंपनीज की लायबिलिटीज में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी के बुक वैल्यू कैसे निकालें। अब कंपनी की बुक वैल्यू निकालने के लिए हम वही सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। अब ये हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक कंपनी है जिसके असेट्स की वैल्यू 1,000 करोड़ रुपए है और लायबिलिटीज़ 300 करोड़ रुपए की है। तो इसकी बुक वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो 1,000 करोड़ में से जब हम 300 करोड़ को माइनस करेंगे तो 700 करोड़ रुपए उस कंपनी की बुक वैल्यू बन रही है। यही शेयर होल्डर की रियल नेटवर्थ होती है। अब बात करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है। अभी हमने कंपनी की क्या निकाल ली है? बुक वैल्यू। अब हम निकालेंगे कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू यह बताती है कि मार्केट कंपनी को उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? अब इसकी बुक वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में कितना प्राइस देने को तैयार है या प्राइस दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस टू बुक रेशो का। प्राइस टू बुक रेशो का फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो इसमें पर शेयर की मतलब हमको एक एक शेयर की वैल्यूज निकालना पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? ये जो अभी हमने बुक वैल्यू निकाली थी उसकी भी हमको पर शेयर की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और मार्केट प्राइस जो देना चाह रहा है सामने वाला उसके भी पर शेयर की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो चलिए बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो जैसे मेरी चाय की शॉप की बुक वैल्यू हमने निकाली थी 70,000 रुपये, तो उसमें मान लेते हैं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर जो थे 700 शेयर थे। तो मेरी चाय की स्टॉल की जो बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगा वो निकलेगा 70,000 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये मेरी स्टॉल का बुक वैल्यू पर शेयर क्या निकला? 100 रुपये निकला। अब मार्केट में लोग मेरी इस शॉप का शेयर 200 रुपये में खरीदने को रेडी हैं। तो मेरी शॉप का पीवी रेशो कैसे निकलेगा? पीवी रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो 200 रुपये लोग मेरी शॉप का पर शेयर 200 रुपये में खरीदना चाहते हैं, तो 200 रुपये मार्केट प्राइस हो गई, मार्केट प्राइस पर शेयर।
₹200, उसको डिवाइड करूँगा बुक वैल्यू पर शेयर जो मेरी निकली थी ₹100, उससे जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरी वैल्यू आ गई पी वाई रेशो की 2। अब पी वाई रेशो की 2 इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब यह हो रहा है कि मार्केट आपकी चाय की शॉप की असली वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। मतलब लोगों को लगता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके इस बिजनेस में ग्रोथ और पोटेंशियल होगा, तो मैं आपकी शॉप में 2 गुना पैसा ज़्यादा देने को तैयार हूँ। स्टॉक मार्केट में भी इसका ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पीबी रेशो अपनी शॉप का निकाला है, इसी तरीके से हर कंपनीज का अपना पी बाय वी रेशो निकाला जाता है, जिसके लिए हर कंपनी की हम मार्केट प्राइस पर शेयर की वैल्यू निकालेंगे और बुक वैल्यू पर शेयर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको कंपनी का पी बाय वी रेशो प्राप्त हो जाएगा। अब ये पी बाय बी रेशो का शेयर मार्केट में क्या यूज होता है? अब इसकी टर्मिनोलॉजी को यदि हम समझें कि पी बाय बी रेशो क्या इंडिकेट करता है। जब पी बाय बी रेशो की वैल्यू लो होती है, मतलब 1 से कम होती है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके एसेट से कम पर मिल रही है। जब पीबी वैल्यू अराउंड ₹1 के आसपास हो तब मान के चलते हैं कि फेयर वैल्यू है। और जब पी बाय बी रेशो की वैल्यू हाई होती है, मतलब 3 से ज़्यादा और 4 से ज़्यादा, तब ये ग्रोथ कंपनी को इंडिकेट करता है। मार्केट को लगता है कि इस कंपनी में फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा, तो समटाइम्स ये कंपनी ओवर वैल्यूड भी हो सकती है। तो चलिए अब इसका एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा या समझा उसका एक निचोड़ निकाल लेते हैं कि क्या होता है। तो बुक वैल्यू का हमने निकाल लिया है। बुक वैल्यू होती है कंपनी की असली नेटवर्थ, जिसमें से हम असेट्स को माइनस कर देंगे लायबिलिटीज से, तो वह हमारी क्या बन जाएगी? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालना पड़ेगा। बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम टोटल बुक वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब निकालेंगे फिर हम पी बाय बी रेशो। तो पी बाय बी रेशो क्या बताता है कि मार्केट कितना ज़्यादा प्राइस दे रही है आपकी एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पी बाय बी रेशो का हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया था? पी बाय बी रेशो का फॉर्मूला होता था मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो चलिए अब बात करते हैं कि इबिटा क्या होता है। इबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये चीज़ें समझना होगा कि ई का मतलब क्या होगा पर्टिकुलरली, बिफोर का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, टैक्सेस का मतलब क्या होगा एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होगा। तो चलिए इन सभी इबिटा को पूरा एक एक शब्द को समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये इबिटा। तो इबिटा में ई का मतलब होता है अर्निंग, जिसको बोलते हैं कंपनी की कमाई या प्रॉफिट्स। बी का मतलब होता है बिफोर, इन चीज़ों को निकालने या उसको बोलें डिडक्ट करने से पहले की। अब तीसरा होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कंपनी ने जो लोन या कर्ज लिया है उस पर दिया जाने वाला ब्याज या इंटरेस्ट। और चौथा टैक्सेस का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला गवर्नमेंट टैक्स। और अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होने की अकाउंटिंग एंट्री। और अभी हमने बात करी इंटेंजिबल, अब हम बात कर लेते हैं टेंजिबल एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स के लिए इस पर डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो चलिए अब हम इस इबिटा को हम पूरा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि इबिटा का मतलब क्या निकल रहा है। इबिटा कंपनी की कोर बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। जैसे जब आप इबिटा को देखने की कोशिश करते हैं तो आप कंपनी की उस कमाई को देख रहे होते हैं जो उसके डे बाय डे ऑपरेशन से जनरेट हुई हो, ये बिना सोचे कि उसने फंडिंग कहाँ से की, उस पर कितना टैक्स लगा या नॉन कैश एक्सपेंसेस उसके पास कितने थे, जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब ये इबिटा हम कैसे निकालते हैं? अब इबिटा को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ होता है जिसको बोलते हैं इबिटा इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस अमोर्टाइजेशन। इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक इबिटा की वैल्यू निकलेगी। या इसका एक दूसरा तरीका भी होता है इबिटा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस अमोर्टाइजेशन। जब हमने नेट इनकम, इंटरेस्ट, टैक्सेस, तो इन सबको हमने एक कंबाइन कर दिया और उसको बोल दिया ऑपरेटिंग इनकम्स। उसकी ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है प्लस उसको अमोर्टाइजेशन, इन सब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको इबिटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लोग इसे यूज़ करते क्यों हैं?
जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस EBITDA वैल्यू को क्यों देखते हैं, चलिए इसको पता करते हैं। इसको वह कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। कंपैरिजन कैसे? ये इन्वेस्टर और एनालिसिस को अलग अलग कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हर कंपनी के अलग फाइनेंसिंग और टैक्स स्ट्रक्चर के इम्पैक्ट को हटा देता है। दूसरा, वैल्यूएशन के लिए जब कोई बिजनेस खरीदता है या बेचता है तो EBITDA का यूज वैल्यूएशन मैट्रिक जैसे EB/EBITDA रेशो में छुपा होता है, तो उससे वह कंपनी की वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरा, कैश फ्लो का पता लगाने के लिए यह बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर सकती है। दोस्तों, अब मैं इसे EBITDA को अपने आने वाले वीडियो में थोड़ा और आगे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और अपने आने वाले वीडियो में EBITDA क्या होता है उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। EBITDA अभी हमने बात करी EBITDA जिसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है। अब हम आगे जो वीडियो में बात करेंगे उसमें हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेंगे और उसमें हम डिफरेंस पता करेंगे कि EBIT क्या होता है और EBITDA में क्या डिफरेंस होता है, और हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कितना समझ में आ रहा है, और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।